हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि हर बात में जमहूरियत को सपोर्ट करें। हम बड़े बड़े सहाफ़ी, खास करके जंग, जियो एक्सप्रेस और डॉन को सुनकर और उनको पढ़कर और उनसे सीख कर आज अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि सहाफ़ी कहला सकें। We hope that the young journalists of Pakistan, the political workers, the human rights activists will change Pakistan. And he issued orders to censor my shows, to stop my interviews with the opposition leaders. So slowly and gradually we realized that Imran Khan is becoming an autocrat. He is becoming a dictator. देखिए, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये सूरत कंट्रोल नहीं होती तो प्राइस साहब ये ना हो कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाना पड़ जाए, क्योंकि ये गैर मामूली हालात हैं और गैर मामूली हालात को मामूली हालात में कन्वर्ट करने के लिए आपको गैर मामूली स्टेप्स लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर स्टेट को बचाना है, चलाना है, तो फिर ये कोई ना कोई यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को करनी पड़ेगी। ये बात शो करती है कि अदालत बायस्ड है, अदालत का तराजू एक तरफ झुका हुआ है। या मरियम नवाज अगर सही बात है, अगर अदालत को आपने इसी हो रहा है ना, तो फिर इस कानून को छोड़ दें। ये कानून का ये कानूनी नुक्ता नजर आजमदीन तारक बहुत बड़े वकील हैं, ये कानूनी नुक्ता नजर है। हम कानून की बात कर रहे हैं। था कि मोम के बुत बिठाए हुए हैं, किसने कहा था? कहा जा रहा है कि अक्सरियत उसके साथ है। हाँ जी, हम नहीं कह रहे, मालूम बड़ी है, पॉपुलर लीडर है, वो पॉपुलर लीडर है, इसका आपको क्या मसला है? देखें, एक तो ये है कि हमारे मुल्क में जितनी पोलराइजेशन होगी है, जितनी सियासी तौर पे हम तकसीम लोग हैं, कोई भी आदमी आप ले आए उस पर कोई ना कोई अदम एतमाद जरूर आएगा। ठीक है, इस मौजू पे आज हम बात करेंगे और आज के बेंच सारी पैनल में हमारे साथ मैं इसको इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं इसको डेफिनेट कहूंगा, जैसे कि हमेशा जो है इस तरह का रिस्क मैं पहले भी लेता रहा हूं कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे लेट चुके थे, लेटे हुए हैं। और अभी भी अगर आप उठा के देखें कि बिलावल भुट्टो ने किस मुल्क के सबसे ज्यादा दौरे किए हैं, तो आपको नजर आ जाएगा कि वो ये बात तो मैं बेशर्मी से कर सकता हूँ कि जब भी मैं कंपैरिजन करता हूँ आसिफ अली जरदारी में, नवाज शरीफ और इमरान खान में, मुझे वो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है तीनों में। मेरे लिए कभी भी होगा तो ये आखिरी ऑप्शन होंगे दोनों। सहाफत नहीं रही। और सहाफ़ियों का वैसे तो बाकायदा हल्फ नहीं होता है, लेकिन उसका कौम और अल्लाह के सामने ये वादा होता है कि वो सच बोलेंगे। अगर वो अपने इस हल्फ और अज़म को मद्देनज़र रखें तो मेरे ख्याल में ये मुल्क जो इस वक्त खाकम बदहम जहन्नम का मंजर पेश कर रहा है, ये मुल्क जन्नत बन सकता है। लेकिन 2018 से लेकर अब तक हमारे सहाफ़ी उस्ताद सब डगमगा से गए। उनकी सोच ऐसे गुम है जैसे थी ही नहीं। उनका हदफ किसी को हराना और जिताना बन गया है। हमारे सहाफ़ी भी सियासतदान बने हुए हैं कि जो सहाफ़ी हर हाल में जमहूरियत के साथ खड़े होते थे, जब मार्शल लॉ के दौर में इस डर से इलेक्शन नहीं करवाए जाते थे कि पॉपुलिस्ट और झूठा जीत जाएगा, तब भी वो सहाफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होते थे कि इलेक्शंस तो हर हाल में होने चाहिए, क्योंकि अगर जमहूरियत में इलेक्शंस किसी वजह से मुलतवी किए जाएं या ना करवाए जाएं तो वो जमहूरियत ही किसी काम की नहीं। ये तो पता नहीं, किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता। पता नहीं इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं कि नहीं, या जिन्होंने फैसले दिए उन्हें भी मालूम है कि नहीं। जब खिचड़ी पका रहे थे उस वक्त नहीं पता था कि खिचड़ी पकेगी तो ये सबको कड़वी खिचड़ी खानी पड़ेगी, उसमें तो सारे हिस्सेदार थे। अब आप कहते हैं इलेक्शन कराओ, लेवल प्लेइंग फील्ड के बाहर इलेक्शन करा दो, ठीक है भाई। अब अमल दरामद ना करने के हीले बहाने जो हैं वो तलाश किए जाएंगे। ये भी सब कह रहे थे कि जी इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन की मदद नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन खुद भी इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करना चाहता और उसके बाद कुछ नई पिटीशन फाइल होंगी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर की तरफ से। वो कहेंगे जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दफ़ा और वज़ीर दाखिला, इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए। फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा और ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो उसका कहना यह है कि 73 के आइन के तनाजुर में आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है और 90 डेज़ के अंदर आप इलेक्शन कराने में नाकाम रहे, क्यों? जी, सदर साहब ने तो तारीख दे दी है और मैं भी चाहूँगा कि इलेक्शन हो जाएं,
लेकिन इसके अंदर ये गुंजाइश जरूर मौजूद है कि इलेक्शन के लिए हालात कैसे होंगे इसका तयन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कर रहा है। ठीक, अगर फर्ज करें अगर आज हालात लाहौर के ऐसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाती है तो क्या इलेक्शन मुलतवी नहीं होते? लेकिन वो तैयार है इलेक्शन। मेरी गुजारिश सुने, इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी मांगी, जवाब आया सिक्योरिटी नहीं है। आरओज मांगे, उन्होंने कहा आरओज नहीं। उन्होंने कहा वो दे दे पैसे, उन्होंने पैसे भी नहीं है। अगर सब इदारे हाथ खड़े कर रहे हैं तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये हुस्न इत्तेफाक है, अगर इत्तेफाक है भी तो। और एक अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि कोई भी कुछ देने को तैयार नहीं है। ये जब तक सारों ने मिल बैठ के फैसला ना किया हो ना, ये चीजें नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सदर की डेट अनाउंस करने के बाद और इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आने के बाद जब हमने मुख्तलिफ चैनल्स को रिव्यू किया तो अजीब व गरीब डिस्कशंस नज़र आई, अजीब व गरीब सवालात नज़र आए। सारे एनालिस्ट न्यूज़मैन बने हुए थे कि देखते हैं गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है कि नहीं, कि देखते हैं कि ये 3-2 की जजमेंट है या 4-3 की, देखते हैं कि गवर्नमेंट रिव्यू में जाती है कि नहीं, देखना है कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं। पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या 30 अप्रैल को इंतखाबात हो जाएंगे? जुबानी अहकामात पर सीसीपीओ का ट्रांसफर था, उसके ऊपर जो है 90 दिन के इलेक्शन की मुद्दत का आ गया बीच में मामला। देखिए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर सब लोग जो है इल्जाम लगाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने। वो इधर भी बात करे, ये भी एस्टैब्लिशमेंट है। इंसाफ के सबसे बड़े इदारे की ये हालत हो और उस पर एतमाद ना हो लोगों का, तो फिर तो कोई तालिबान की तरफ देखेगा, कोई फौजी की तरफ देखेगा, कोई किसी और बंदूक बरदार की तरफ देखेगा, तो फिर तो ये बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल है। अलीना, अक्सर अदालत में ये रिमार्क्स दिए जाते हैं सियासतदानों को कि अपने मामलात जो हैं आप पार्लियामेंट में खुद हल करें, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि अदलिया जो है अपने मामलात खुद भी नहीं हल कर पा रही अदालत में। तो आपको 30 अप्रैल की तारीख तो आ गई है, लेकिन पंजाब में इलेक्शंस होते हुए लगते नहीं है। ये अलीना देखिए, वैसे तो बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए और विद इन 90 डेज ही होने चाहिए, और अब जो तारीख दे दी गई है इसी दिन होने चाहिए, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल तो है कि मैडम शेख होंगे। मैं तो हाँ के साथ जाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आइन की एक शिक के मुताबिक थोड़ी बहुत अगर आप ग्राउंड रियलिटीज या कुछ मजबूरियों की बुनियाद पर डिले करना चाहें तो कर सकते हैं। मामला सिर्फ यहाँ पर इतना है कि हमारे बाकी सब तज्जियाकारों ने बशमूल आपके वो ये समझते हैं कि बिल्कुल 90 दिन में होना चाहिए, आइन के मुताबिक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी की तरफ से भी। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पर आ रहा है कि जब इदारे, जो मुख्तलिफ इदारे जिन्होंने फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन को, वो ये कह रहे हैं हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वो ये कह रहे हैं हम आपको पैसे नहीं दे सकते मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, और फिर कुछ मसलहतें भी आप खातिर में रख लें, आपको तो उनके बारे में बेहतर पता होगा, तो इसलिए वो लोग ये राय लेते हैं कि नहीं होगा। मैडम शेख, असल बात ये है कि 90,000 वोट जो राजनपुर के हैं वो 90 दिनों पर भारी हो रहे हैं। 23 फरवरी वाले 2 जज मिला के 4 हुए, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में करवाना जरूरी है? देखिए लाजिम है, ये तो आइन की बनता है, कोई जज साहबान ने नई बात नहीं लिखी है। अच्छा जुबैरी साहब, आप ये बताइए कि अब लग ये रहा है कि हुकूमत जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। अब वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती तो चीफ जस्टिस के पास क्या रास्ता है, क्या करेंगे वो? ये सारे सवालात उभर ही कैसे सकते हैं, और इन सवालात को एंटरटेन करने की वजह ही क्या है? पोलराइजेशन मुल्क को नुकसान कैसे देती है, आए ज़रा देखते हैं। इसके लिए हमने एक इंडेक्स का इस्तेमाल किया है। वो इंडेक्स फंड फॉर पीस नामी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है। फंड फॉर पीस एक ऐसा इदारा है जो मुल्कों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए काम करता है। ये इदारा ह्यूमन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को बहुत ही बारीक बीनी से देखता है। इस इदारे को काम करते हुए 60 साल गुजर चुके हैं और तकरीबन 40 मुल्कों तक इस इदारे के लोग फैले हुए हैं। जैसे किसी मुल्क में होने वाला कोई बहरान पैदा होने से पहले उसकी निशानदेही करना, अमन के लिए कोशिश करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यकीनी बनाया जा सके। ये इदारा हर साल फ्रेजाइल स्टेट्स के नाम से एक इंडेक्स जारी करता है, मतलब कि कौन से मुल्क खराब हालात में हैं या कमज़ोर हैं और कौन से मजबूत हैं। इन्होंने 11 कैटेगरीज में दुनिया के ममालिक को उनकी रेटिंग्स के मुताबिक तकसीम किया, जैसे कि वेरी सस्टेनेबल, मतलब हर लिहाज से बहुत ही पायदार मुल्क, मिसाल के तौर पर फिनलैंड। उसके बाद सस्टेनेबल जैसे कि लग्जमबर्ग, फिर वेरी स्टेबल जैसे कि फ्रांस, फिर आता है मोर स्टेबल जैसे कि यूनाइटेड किंगडम।
फिर सिर्फ स्टेबल, जिसमें बहामास, हंगरी वगैरह कुछ ममालिक वार्निंग की लिस्ट में भी आए, जैसे कि क्यूबा, सऊदी अरबिया, और कुछ एलिवेटेड वार्निंग में आते हैं जैसे कि इंडिया, थाईलैंड, मोरक्को। कुछ को हाई वार्निंग में भी रखा गया है जैसे पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश। फिर कुछ कंट्रीज आते हैं अलर्ट में जैसे कि वेनेजुएला, लेबनान, और फिर हाई अलर्ट अफगानिस्तान, सीरिया, साउथ सूडान वगैरह। फाइनली वेरी हाई अलर्ट में यमन जैसे कंट्रीज आते हैं। मैंने जो कैटेगरीज बताई हैं उनमें और भी ममालिक हैं, मैंने सिर्फ चंद के नाम आपको एक मिसाल के तौर पर बताए। ये रिपोर्ट बेस ही 4 मेजर इंडिकेटर्स पर करती है, कोहेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। इन मेजर इंडिकेटर्स को 12 डिफरेंट इंडिकेटर्स डिफाइन करते हैं, यानी कि कोहेशन को डिफाइन करने के लिए 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सिक्योरिटी अपैरेटस, फैक्शनलाइज एलीट्स, ग्रुप ग्रीवेंसेस। सिक्योरिटी अपैरेटस को अगर डिफाइन किया जाए तो उसमें देखा जाता है कि क्या उस मुल्क की मिलिट्री सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या नहीं, क्या निजी मिलिशियाज मौजूद हैं जिनसे रियासत को कोई खतरा हो, क्या उस मुल्क में गोरिल्ला फोर्सेस एक्टिव हैं या उन्होंने किसी मुल्क पे कब्जा तो नहीं किया। फैक्शनलाइज एलीट्स यानी पावर स्ट्रगल, पॉलिटिकल कंपटीशन, पॉलिटिकल ट्रांजिशन, इलेक्टोरल प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी वगैरह देखी जाती है। और फाइनली फिर ग्रुप ग्रीवेंसेस, यानी कि उस मुल्क में किसी एक ग्रुप को हुकूमत या ताकतवर लोग टारगेट तो नहीं कर रहे, मतलब सिर्फ एक मखसूस तबके को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा हो। अब इकोनॉमिक्स के पोर्शन में भी 3 इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक डिक्लाइन है, अनइवन डेवलपमेंट है, ह्यूमन फ्लाइट, ब्रेन ड्रेन। अच्छा, इकोनॉमिक डिक्लाइन में पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बेरोजगारी, महंगाई, उस मुल्क की प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये सब देखा जाता है। अनइवन डेवलपमेंट में फिर देखा जाता है कि क्या यकतरफा डेवलपमेंट पे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा, मतलब एक मखसूस आबादी को नवाजा जाए और बकाया सिर्फ मुंह देखते रह जाएं। ये इसलिए ध्यान तलब है क्योंकि जब मुआशी तरक्की सिर्फ एक ही तबका अगर करता हो तो उससे नेशनल और कम्युनल वायलेंस पैदा होते हैं और ये चीज़ कौम परस्ती को भी फ़रोग देती है। उसके बाद फिर ह्यूमन फ्लाइट और ब्रेन ड्रेन। अब इसमें जो है देखा जाता है कि मईशत कैसे बिगाड़ के बाद कितने लोग नकल मकानी और हिजरत करने पर मजबूर हैं, खुसूसन वो लोग जो प्रोफेशनल, स्किल्ड और इंटेलेक्चुअल यानी मुल्क के फिजिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स या फिर मौत के खौफ की वजह से भागे हुए पढ़े लिखे लोग। इस तरह पॉलिटिकल को अगर डिफाइन करें तो उसमें भी 3 इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे कि स्टेट की लेजिटिमेसी, उसके बाद फिर पब्लिक सर्विस है, ह्यूमन राइट्स है, रूल ऑफ लॉ है। अब स्टेट की लेजिटिमेसी यानी रियासत और उसके शहरियों में ताल्लुकात को देखा जाता है, हुकूमत के खिलाफ होने वाले एहतजाज, सिविल नाफरमानी की तहरीक वगैरह को भी बहुत ही बारीक बीनी से देखा जाता है। उसमें रूलिंग एलीट्स की ट्रांसपेरेंसी को भी जांचा जाता है, इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं या नहीं, या फिर कोई इलेक्शंस का बायकॉट तो नहीं कर रहा, और सियासतदानों का एहतसाब भी इसमें आ जाता है। उसके बाद फिर पब्लिक सर्विस है यानी आवाम की खिदमत, खास करके तालीम, सेहत, पीने का साफ पानी, ट्रांसपोर्ट, बिजली, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, ये सब उसमें आ जाते हैं। उसके बाद फिर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ यानी इंसानी हुकूक की और कानून की पासदारी। ये मंत्रा सुन सुन के तो हम पाकिस्तानी बेजार आ चुके हैं। खैर, इसमें देखा जाता है कि इस मुल्क में कहीं कानूनी, सियासी और समाजी हुकूक की पामाली तो नहीं हो रही। उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कहीं वहाँ पे सहाफ़ियों, प्रेस को, इनको क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, सियासी कैदियों के क्या मसाइल हैं, अपोजिशन को तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया जा रहा, कितने इदारों में आलमी जमहूरियत कवानीन के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद फिर फाइनली सोशल के अम्ब्रेला में भी 3 इंडिकेटर्स आ जाते हैं, डेमोग्राफिक प्रेशर, रेफ्यूजीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, एक्सटर्नल इंटरवेंशन। डेमोग्राफिक प्रेशर में देखा जाता है कि आपकी आबादी और आपकी जोग्राफिया आपके कंट्रीज़ के रिसोर्सेज पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं, यानी कि सैलाबों से होने वाला नुकसान की भरपाई हो रही है कि नहीं, क्या मुल्क के खाद खुराक की कमी तो नहीं है। बेसिकली इंसान और उनका रहन सहन के हिसाब से मुल्क में ज़खायर हैं, और अगर हैं तो वो महफूज हैं कि नहीं हैं। अब रेफ्यूजीज और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल यानी पनाहगीर, यकीनन अफ़गान पनाहगीर आपके जहन में आ गए होंगे। खैर, इस इंडिकेटर में देखा जाता है कि कहीं पनाहगीरों की वजह से मुल्क पे इजाफी बोझ तो नहीं पड़ रहा, साथ साथ पब्लिक सर्विसेज तो मुतासिर नहीं हो रही।
फाइनली फिर एक्सटर्नल इंटरवेंशन है, यानी कि बैरूनी मुदाखलत। इसमें देखते हैं कि कहीं बाहर के प्लेयर्स से मुल्क की सिक्योरिटी या फिर आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसी में मुदाखलत तो नहीं कर रहे, जिससे मुल्क की पावर गेम पे असर हो रहा हो। इनमें कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो वाज़ेह तौर पर मुल्क की पोलराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने उन इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया और ये देखा कि कौन से मुल्क इस वक्त बेहद पोलराइज्ड हैं, जिनमें चंद तो घिसे पिटे वही नाम है और चंद बड़े नाम भी हैं। ये इंडिकेटर्स हैं सिक्योरिटी अपैरेटस, फैक्शनलाइज्ड एलीट्स, ग्रुप ग्रीवेंसेस यानी अनइवन डेवलपमेंट, ह्यूमन फ्लाइट एंड ब्रेन ड्रेन, लेजिटिमेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, रेफ्यूजीज और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। और वो मुल्क हैं अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, यूक्रेन, यमन है, नॉर्थ कोरिया, ईरान, लिबिया, इराक, यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की और फ्रांस, रशिया, चाइना, बाकी अफ्रीका के बेशतर ममालिक हैं जो इसी लिस्ट में आते हैं। अब आप सब ज़रा इन ममालिक की मीडिया और जर्नलिज्म का सरसरी जायज़ा लेंगे तो नज़र आएगा कि या तो मीडिया बिल्कुल पोलराइज्ड है या तो जर्नलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस के पुराने लिटरेचर के हिसाब से जमहूरियत के 3 सुतून हैं और नए लिटरेचर के हिसाब से 4। ये 4 सुतून ताकतवर अपनी मजबूती से नहीं होते, इनको मजबूत करता है इनके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन। जितना ये चारों कॉन्स्टिट्यूशन के दिफा और उस पर अमल करते हैं उतना खुद भी मजबूत होते हैं और स्टेट भी। तारीखी हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के हर मुल्क में ये सुतून एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और तारीखी हवाले से ये भी सामने आता है कि जब 2 या 3 सुतून एक दूसरे से मिली भगत करके बैठ जाएं तो जो चौथा सुतून है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट को बचाने की जिम्मेवारी उसके ऊपर आती है। I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. It was the scandal that took down a president, a plot of lies, espionage, and secret dealings. Charles Krauthammer, our friend, said that we discovered a secret niche in broadcasting half the American people. New revelations on how the rich and the powerful hide cash are rocking countries around the world. The so-called Panama Papers contain allegations of money laundering and tax evasion. They have sparked investigations in several countries, including the United States. The Pandora Papers show how the ultra-rich and powerful move their money around the globe. It is the largest collaboration of journalists ever organized by the ICIJ. We have emails, passport copies, bank statements that show how presidents, kings, princesses, billionaires and criminals hide and move money. You've got a building in the Cayman Islands where 12,000 companies supposedly are located. Now that's either the biggest building in the world or the biggest tax ripoff in the world. Who owns the media? How the media is translated? Some of the moguls and the titans of media and industry are part of the problem. ये तो रही लिटरेचर और दुनिया की बातें। पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन हो नहीं पाया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड तो क्या, हमारे तो चारों सुतून एक ही जगह से उभरते हैं। In Pakistan, politicians come and go. It is the men in uniform who hold power. They are no friends of the Fourth Estate, and they're not going anywhere. The military has ruled over Pakistan for most of 70 years, so indirectly or directly, whether it's through direct military dictators or whether it is behind the scenes talking to journalists as well. General Zia-ul Haq in the 80s, who lashed journalists in public, but then we also had a flip side, which was General Musharraf, who presented himself as a benign dictator and actually opened and liberalized the media, but that's because he wanted to counter Indian propaganda. IAS अस्कर खान केस में उन्होंने फैसला दिया था जिसमें जो उसमें जर्नल से उस वक्त टॉप के असलम बेग साहब थे, दुरानी साहब थे, उन्होंने GHQ को लिख के भेजा था, डिफेंस मिनिस्ट्री को लिख के भेजा था, इन जर्नलों के खिलाफ आप कार्रवाई करें। आज तक कोई कार्रवाई हुई है? वो भी तो फैसला था ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना। वो अदलिया में भी वही है, पार्लियामेंट में भी वही है, मीडिया में भी वही है जड़,
जड़ है जो तकसीम करती है हर उस इदारे को जहाँ पे ये जड़ जाती है, और ये जड़ ट्रैवल कर रही है। इसने हमारे इदारों की बुनियादों में दरारें डाल दी। इस जड़ ने, वो एक दरख्त होता है ना जिसकी जड़ ट्रैवल करती है, तो इसने हमारे आईनी इदारों की बुनियादों में भी दरारें डाल दी, और वो जड़ है एस्टैब्लिशमेंट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी चैनल्स क्या बातें कर रहे हैं, मगर अफसोस चंद सहाफियों पर है जो जमहूरियत को अपहोल्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इनकी एडिटोरियल पॉलिसीज ने उनको मीडिया एलीट में शामिल किया। डॉन ने 1 मार्च की अखबार में एडिटोरियल दे दिया कि इलेक्शंस तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होने चाहिए, जहां यह वाज़ेह लिखा है कि इलेक्शंस 90 दिन में होने चाहिए। हैरत अंगेज तौर पर जियो, जंग और उनसे मुंसलिक सहाफियों के पास अब भी इस चीज पर सवालात हैं। कॉल होने के बाद भी, तारीख आने के बाद भी ये जो आर्गुमेंट आ रहा है जगह जगह से कि पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये कहां से आ रहा है? जो इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करना चाहते उनको एडवांटेज ये मिलेगा कि ये 3-2 का फैसला है। मेरे नजर में तो लफ्जों को चुनाव मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ करूंगा। मेरे ख्याल से जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने दी है 4-3 वाली, वो इलॉजिकल है, गुमराह कौन है और बहुत ही फजूल है। हम समझ सकते हैं ARY, बोल और कुछ बाकी चैनल्स क्यों एक तरफ भटके हुए हैं और जियो, जंग, 24 समा वगैरह क्यों दूसरी तरफ। मैं आपको नाम लेकर बता दूं, आपको पता है कि कौन सा चैनल, कौन सा जर्नलिस्ट, कौन किस जगह पे खड़ा है, वो किस साइड, कौन सी लाइन ले रहा है, कौन सी लाइन। नाज़रीन, इस मुल्क में बयानियां बनाने में मेरे कप्तान से ज्यादा माहिर कोई नहीं। खान साहब को जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टैंड था, वो कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं था, ये समझे। प्रिंसिपल इमरान खान और प्रिंसिपल आप एक ही सेंटेंस में कैसे रख सकते हैं? कौन सा उसूली फैसला इमरान खान साहब ने किया है जिस पर वो टिक गए हों? कानूनी अमल के रास्ते में इंसानी ढाल का इस्तेमाल, क्या इमरान खान गिरफ्तारी से खौफजदा हैं तो क्यों हैं? हसन निसार साहब। और हाँ जी, मेरे 2 सवाल है भट्टी साहब। एक तो मुझे ये बताइएगा कि आप सिर्फ नून लीग की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो आप तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान भी तनकीद कर चुके हैं। वो भूल गए आप रात 12 बजे अदालतें खुलती हैं, पूरा बयानिया इसके ऊपर शेप किया सर। मैडम शेख, रात 12 बजे अदालतें खुलती हैं, हमने भी कहा कि क्यों खुलती हैं इनके लिए, ये है इनका आगे तो से सिला। तब तनकीद बराए इस्लाह क्यों और अब तनकीद बराए? नहीं, ये तनकीद बराए इस्लाह नहीं है, नई तनकीद बिला इस्लाह नहीं है। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये दो मयार क्यों है? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए कि इतनी कमजोर हुकूमत है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर पा रही, और हर दूसरे दिन राना सना कहते हैं जब दिल करेगा, जब वक्त आएगा। मिनटों पे आ गए। मुझे लग रहा है कि किसी दिन ये घर के बाहर खड़े हो गए ना, सारे तंतों पे वारू, मनतों पे वारू। हसन साहब, पता है गुलामी की माजरत सर तभी से सवाल रखा है वो लीडर जो अपने कारकुनों के लिए कहता है जेल भरो तहरीक। अगर आप ही जो वजूहात दे रहे हैं उन्हीं सबको सामने रख लूं तो फिर जेलों में तो फैसिलिटेशन नहीं होती है, जेलों में तो सफाई का वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। वो 4 साल वजीर आजम रहे और तमाम अपनी मुखालिफिन लीडरशिप को जेल में डाला, या वो जेल में गए या तो जेलों को स्टैंडर्ड अप कर लेते। क्या हाथ उठ गया है तो परेशानी ज्यादा है कि मामलात अदालतों के होते हुए जेलों तक गए तो शायद बर्दाश्त न कर सकेंगे लीडर। अब पीटीआई विक्टिम है और आपकी हुकूमत वही कर रही है, चाहे वो अरेस्ट हो, सेडिशन के मुकदमात हो, गद्दारी के मुकदमात हो, या फिर पैमरा पे तकारीर की पाबंदी हो। तो बिल्कुल क्या वही रद्द-ए-अमल है? इसी में हमारी सियासत घूमती रहेगी क्या? देखिए, आपको तो बिल्कुल इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होना चाहिए शहजाद। आपको भी पता है आप क्या बात कर रहे हैं। कि उनको अमेरिका ने रिमूव कराया है और उसकी वजह ये थी उनके रिमूव करने की कि वो अफगानिस्तान में और इधर जो नज़दीकी जगह हैं वहाँ पर जो ड्रोन हमले हैं उसकी वो अमेरिका को वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे, इसकी वो मुखालफत कर रहे थे। कल कोई दूसरा आएगा, वो आपकी इन्हीं बयानात और इन्हीं एक्शंस को बुनियाद बना के कहेगा, जब आप इलेक्शंस मांगेंगे या किसी जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपको सूट करेंगे, वो कहेगा हम नहीं मानते। आप उस वक्त क्या दलील देंगे? यहाँ पे हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट हो या पॉलिटिकल हमारी लीड हो, जहाँ पे फैसले कर लें कि हमने नहीं माने वो नहीं मानेंगे। एक चीज आईनी कानूनी तौर पर जो कोई इलेक्शन की पाकिस्तान ने सदर मुमलकत की मशावरत से तारीख मुकर्रर कर दी है, तो अब इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसका जवाब हमें दिया है बेन स्टेल्टर साहब ने, जो एक अमरीकी सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपने एक तहकीकात पर मबनी किताब हॉक्स, डोनाल्ड ट्रंप, फॉक्स न्यूज़ एंड द डेंजरस डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रुथ में लिखा है कि मीडिया आवाम की ख्वाहिशात पे चलती है, चलना भी चाहिए, लेकिन मसला भी सबसे बड़ा यही है। उन्होंने समझाया कि कैसे फॉक्स न्यूज़ झूठ पे झूठ को सपोर्ट किए जा रहा था
और इस हद तक चला गया था कि अमेरिकी इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया। फॉक्स न्यूज ने यह इसलिए किया क्योंकि उसके व्यूअर्स यही देखना चाहते थे। यानी तहकीक के हिसाब से फॉक्स न्यूज की व्यूअरशिप को कंस्पिरेसीज पसंद हैं। The CEO, everyone knew that they were lying and that they were doing it. As Rupert said, it's not red or blue, it's green. That's all they cared about was the money. It's green. What you saw Fox becoming was an ethically and morally corrupt enterprise. Nowhere was the shift more obvious than when two of the main Fox News anchors left their broadcast box at a Trump election rally in 2018 and went on stage to campaign for him. Faced with the requirement to provide a balance of viewpoints on their air, C News sent Eric Zemmour out night after night in prime time and cynically balanced that out by putting opposing voices on at 4 a.m. when almost no one's watching. Regulators fined the channel after Zemmour said this about migrant children. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. That cost the company 200,000 euros. For a billionaire like Bolloré, that amounts to chump change, the cost of doing business. The reality is that for decades, no French politician has dared to oppose media owners and pass real anti-concentration laws. Ces milliardaires qui prennent le contrôle des médias n'ont pas envie de faire. These billionaires who take control of the media do not want real reporting. They want the media to serve their interests. It's bad for the country, it's bad for everything when you become an arm of a political party. अगर ये चीज हमारे पास अप्लाई की जाए तो गलत नहीं होगा। मीडिया पोलराइज्ड है क्योंकि अवाम पोलराइज्ड है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इसी किताब में इस स्ट्रेटेजी को सबसे बड़ी गलती भी कहा गया है। यानी अपनी व्यूअरशिप को रेस्पेक्ट करने के चक्कर में मीडिया मुल्क और कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। इसलिए मीडिया का बेस कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। What we're seeing is, particularly with a lot of the internet sources, is that they're appealing to a base, and they're attracting a wide audience, and it's growing, and they're responding to what voters want instead of vice versa. It used to be that politicians and candidates would appeal to a base, but now you're saying that news outlets are appealing to their base. And they're shaping, तो मुझे लगता है कि आईने पाकिस्तान की तश्कील की जो 50वीं सालगिरह है, उस पर हम ये मातम कर रहे होंगे कि इस आईन पे पाकिस्तान में अमल दरामद क्यों नहीं होती। ये जो सब कुछ मैंने बोला है, ये आज के भटके हुए जर्नलिस्ट ने हमें सिखाया था। आज हम उनको सिखा रहे हैं।